जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं इस वीडियो की सहायता से पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो आज हम लोग इस वीडियो की माध्यम से भारत के पड़ोसी देश हैं जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले श्रीलंका के बारे में, मालदीव के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, नेपाल के बारे में। इन देशों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इनकी स्थितियां हैं उसको हम लोग इस वीडियो के जरिए समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, वर्तमान की सिनेरियो में। ठीक है, और आप लोगों को जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जो है अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को जो है इससे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और आप लोग जो है इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सवाल है पेपरों में आप उसको बहुत बेहतर तरीके से ना कर पाओगे। बेशक आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाओगे और फ्यूचर में भी आपको बहुत काम देने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझने के लिए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों जो ग्रीन ग्रीन कलर का है, और ये जितने भी अलग अलग कलर के, जैसे कि हमारा पाकिस्तान हो गया। हमारा पाकिस्तान कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जो है हमारे देश से ही अलग हुआ है। फिर उसके बाद में नेपाल हो गया दोस्तों, फिर ये आपका बांग्लादेश हो गया, और ये आपका श्रीलंका हो गया, और ये मालदीव हो गया। तो हमको एक एक करके इन देशों के बारे में समझने का जो है प्रयास करना है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। ठीक है, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 बाय 1 करके हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण देश है दोस्तों। ठीक है, इसमें शामिल 7 देश कौन कौन से देश हैं दोस्तों? पहला तो हमारा प्यारा देश भारत हो गया, फिर उसके बाद में पाकिस्तान हो गया आपका, फिर नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव, जो मैंने आप लोग को मैप की सहायता से दिखाई दिया है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में जब जाइएगा तो ये पाकिस्तान देश पड़ता है, फिर उसके बाद में नेपाल है हमारा यहाँ पे, उसके बाद में बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये आपका श्रीलंका है, और ये आपका मालदीव है। उसके बाद में क्या है दोस्तों? उसके बाद में समझने का प्रयास करते हैं कि भाई दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है इन तमाम देशों को दिखाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको दक्षिण एशिया बोला जाता है। उसके बाद में इस क्षेत्र की चर्चा में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपस के में सहयोग और संघर्षों का दौर हमेशा चलता रहा है। ठीक है दोस्तों, हालांकि हम लोग दक्षिण एशिया के अंदर म्यांमार, अफगानिस्तान को भी शामिल करते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो है हमें अफगानिस्तान और म्यांमार के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है, क्योंकि चीन जो है दोस्तों दक्षिण एशिया के अंदर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, वो उत्तर पूर्वी एशिया का एक देश है। उसके बाद में उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर और पश्चिम का अरब सागर, पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को क्या एक भौगोलिक विशेषता प्रदान करती है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि भैया जो आपका हिमालय है, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, ये आपका हिमालय की पर्वत श्रृंखला हो गई। उसके बाद में ये आपका क्या हो गया दोस्तों? अरब सागर हो गया, जितना ब्लू ब्लू दिख रहा है। इधर आपके बंगाल की खाड़ी होगी और नीचे आपका हिंद महासागर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये एक भौगोलिकता प्रदान करती है भारत को। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, जो हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि भाई दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक से राजनीतिक प्रणाली नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर जो है पूरे दक्षिण एशिया के अंदर प्रत्येक देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वाला देश कौन कौन सा है दोस्तों? तो लोकतंत्र वाला देश आपका बांग्लादेश के लोकतंत्र है। बांग्लादेश की हालत इस समय बहुत ख़राब है। बांग्लादेश की जो आपकी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो देश छोड़ करके दूसरे देश की शरण में है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर आंदोलन हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में नेपाल के अंदर कई सालों तक राजतंत्र रहा, उसके बाद में अब लोकतंत्र है वहाँ पर। उसके बाद में भूटान में भी जो दोस्तों भी राजतंत्र है। उसके बाद में मालदीव के अंदर लोकतंत्र है। श्रीलंका के अंदर भी दोस्तों लोकतंत्र है। पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र है भी और नहीं भी, क्योंकि वहाँ पर सैनिक शासन हो जाता है हमेशा। भारत इकलौता ऐसा देश है कि जहाँ पर हमेशा से लोकतंत्र रहा है। बांग्लादेश के अंदर अभी हम कह नहीं सकते लोकतंत्र है। ठीक है, तो हर देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक जैसी नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये आप लोगों को समझना है, ये हम लोग को बेहतर तरीके से समझना है। उसके बाद में देखिए कि भाई भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र है। ठीक है, भारत और श्रीलंका ऐसा देश है जहाँ पर आज़ादी के बाद से ही क्या है, लोकतंत्र हो गया है। ठीक है,
श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी दोस्तों? श्रीलंका को हमारे से 1 साल बाद, यानी कि 1948 में श्रीलंका क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और तब से ही जो है भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर चुनाव कराए जाते हैं, इलेक्शन होता है, सरकारें बनती है। नेक्स्ट, उसके बाद में कि 1 अप्रैल 2022 को श्रीलंका में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। लेकिन 2022 के अंदर क्या हो गया था? श्रीलंका के अंदर दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई थी। श्रीलंका जो है आर्थिक रूप से बिल्कुल जो है कमजोर देश हो गया था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों से कर्जा ले रखा था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इतनी महंगाई बढ़ गई कि आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा। तो गोटबाया पक्षी जो थे वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने श्रीलंका के अंदर क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों क्या समझना हम लोग को? पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र कभी सैन्य शासन रहा है। पाकिस्तान ऐसा देश रहा है कि कभी लोकतंत्र रहता है, जैसे कि इमरान खान को कभी इमरान खान ने पार्टी बनाई थी, फिर उसको इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, फिर वहाँ पर जो है सैनिक शासन लग गया, यानी कि सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो पूरे सारी पावर्स को अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा ही होता है। नेपाल में 2006 तक क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था, और बाद में क्या हो गया? लोकतंत्र की बहाली हो गई, वो भी एक लंबे आंदोलन के बाद में। ठीक है, भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना था। उसके बाद में संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा जो होता है कुछ नियम कायदे कानूनों को जो है फ्रेम कर देता है, ताकि जनता को ऐसा लगे कि भाई जो है थोड़ा सा लोकतंत्र वाली फीलिंग है, लेकिन पूर्णतः लोकतंत्र नहीं होता दोस्तों, राजतंत्र ही रहता है। उसके बाद में मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। अब यहाँ क्या है? लोकतंत्र है। पहले वहाँ पर सुल्तान का शासन था, लेकिन अब क्या है? यहाँ पर लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। प्रतिनिधिमूलक का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है वो संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बैठ करके जनता के हितों की बात करे, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिनिधिमूलक बोलते हैं। उसके बाद में दक्षिण एशिया के लोकतंत्र को अनुभव से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित या भ्रम है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व में धनी देशों में फल फूल सकता है। ठीक है, कभी ये बात बोली जाती थी कि लोकतंत्र जैसा एक बहुत ही जिम्मेदाराना जो एक शासन व्यवस्था है वो केवल अमीर देशों के अंदर हो सकता है। लेकिन दक्षिण एशिया को देखने के बाद ऐसा ये जो भ्रम था ना कि केवल अमीर देशों के अंदर ही डेमोक्रेसी जिंदा रखी जा सकती है, ये टूट गया। क्योंकि भारत दोस्तों, भारत ने करके दिखाया। भारत 47 में आज़ाद हुआ था और 47 से लेकर 2024 तक अभी भी हमारे देश के अंदर बहुत मजबूत लोकतंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो टूट गया। उसके बाद में अब 1 बाय 1 करके जो है हमको दक्षिण एशिया के तमाम देशों को समझने का प्रयास करना, जिस हम लोग शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। ठीक है, हाँ, तो पाकिस्तान के बारे में जो है हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में जो है सेना बहुत क्या रही है? प्रभावशाली रही है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है, और ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बेशक नेता चुने जाते हों, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद ही क्या होता है? सेना का जो शासक होता है सर्वोच्च, ठीक है, वो नेताओं को जेल के अंदर बंद कर देता है, और जो आपका पूरा कमान होता है शासन का, वो अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, हाँ, ये देखिए आपके अयूब खान है, सबसे पहला काम इन्होंने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था अयूब खान ने? कि भाई सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ले ली, फिर जनरल याहिया खान, तत्पश्चात जनरल जियाउल हक, और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने। यानी कि यहाँ पर जनरल क्या करते हैं? हर बार जनरल क्या करते हैं कि तख्ता पलट कर देते हैं, सैन्य तख्ता पलट कर देते हैं। जो चुन कर आया होता है प्रधानमंत्री, उसको जो उसकी सरकार गिरा देते हैं, उसको जेल में बंद कर देते हैं, और स्वयं क्या बन जाते हैं? स्वयं शासक बन जाते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? जनरल अयूब खान ने की थी। तो ये आपके अयूब खान है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में हाँ, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को क्या करते हैं? लोग हटा देते हैं, और सैनिक शासन की क्या करते थे? स्थापना कर देते हैं, जिससे कि देश की हालत बहुत ही खराब हो जाती है दोस्त। उसके बाद में कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही। लेकिन जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार कि भाई उन्होंने कुछ जो है पैसों का घोटाला कर दिया, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या उनको दोषी ठहराया, और पद से क्या हटा दिया? उनको पद से हटा दिया, प्रधानमंत्री की पोस्ट से, और 10 साल की क्या दे दी? सजा दे दी। उसके बाद से दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? देखिए, फिर जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। ठीक है, परवेज आपके जो थे नवाज शरीफ के बाद जब उनको 10 साल की सजा दे दी गई, तो दोबारा इलेक्शन कराया गया पाकिस्तान के अंदर, और चुन करके कौन आए? इमरान खान आए। ये भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और फिर बाद में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? इमरान खान को भी जो है जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अभी तक बेचारे को जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और अभी कौन? अभी तो खैर जो है आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन इनको अभी भी जेल के अंदर क्या किया गया? बंद किया गया है। 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ ने आपके 23वें प्रधानमंत्री के रूप में क्या कार्यभार संभाला दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ।
उसके बाद में अब हम लोग को समझना है कि भाई क्या कारण रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो है लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, एक दिन पहले वो आज़ाद हुआ था और लोकतांत्रिक देश वो भी बना था, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि भाई पाकिस्तान जो है लोकतांत्रिक देश बनेगा, ठीक है। तो क्या कारण है कि वहाँ पर जो है लोकतंत्र भारत की तरह मजबूत नहीं रह पाया है, तो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण, यहाँ सेना और जो इस्लाम धर्म के धर्मगुरु हैं, भूस्वामी, बिजनेसमैन, अब इन्हों का क्या रहता है, सामाजिक दबदबा रहता है, जिसकी वजह से निर्वाचित सरकारों को गिरा करके सैनिक शासन कायम किया जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नेता जो चुनकर जाता है उनको इन्हीं की बात सुननी पड़ती है। अगर वो सेना की बात ना सुने, धर्मगुरुओं की बात ना सुने, बिजनेसमैन की बात ना सुने, तो वो लोग जो है इनकी सरकारें गिरा देती हैं और स्वयं क्या बन जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। उसके बाद में देखिए, पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी हमेशा रहती है, जिसकी वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पाकिस्तान की जनता को अगर पाकिस्तान की जनता का विश्वास जीतना हो ना, तो पाकिस्तान की सरकार क्या करती है, पाकिस्तान की सरकार बोलती है कि हमें कश्मीर चाहिए, हम कश्मीर लेके रहेंगे, और कश्मीर के नाम पे जो है पाकिस्तान की जनता को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। इसलिए इस तरह से जो है उनका समर्थन, जबकि पाकिस्तानी जनता को मतलब उनको इस बात का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, शिक्षा नहीं, उनके पास हेल्थ नहीं है, लेकिन उनको कश्मीर चाहिए। कश्मीर के मुद्दे पे जो वो लोग वोट देते हैं, ठीक है। हाँ, और सेना भी जो है कश्मीर के मुद्दे पे उनसे समर्थन ले लेती है। उसके बाद में पाकिस्तान के पास क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का भी अभाव है, ठीक है। कोई भी देश पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि टेररिज्म को प्रमोट करता है पाकिस्तान। इसकी वजह से क्या है कि सब जो है अपना पलड़ा क्या बोलते हैं, पलड़ा झाड़ लेते हैं अपना पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद में अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ से, अपने फ़ायदे के लिए जो पाकिस्तान का हमेशा क्या यूज़ किया है, ठीक है। हाँ, अब इस वाले कार्टून को आप लोग समझिए, आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा सारा कॉन्सेप्ट। ये देखिए, इस वाले को समझिए। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन रहा है, आतंकवादी संगठन, ठीक है। आतंकवादी संगठन जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, जो अफगानिस्तान के अंदर कई सालों से जो है अमेरिका की सेना वहाँ पर फंसी पड़ी है, ठीक है। तालिबान वगैरह हो गए, तो चूँकि पाकिस्तान के ऊपर ही आपका अफगानिस्तान पड़ता है, ठीक है। तो अमेरिका जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है उसको खूब सारा क्या देता है, पैसा देता है कि तुम जो है मुझे आतंकवादी संगठनों का पता बताओ, ताकि मैं उनको जो है मिसाइलों से उड़ा सकूं। फिर पाकिस्तान पैसा किसको देता है, अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई को पैसा देता है। और आईएसआई किसको पैसा देता है, आईएसआई देता है जितने भी उनके द्वारा पाले गए आतंकवादी संगठन हैं उनको पैसा देता है, ठीक है। फिर ये आतंकवादी संगठन आपस में मिले रहते हैं, फिर ये तालिबान वाले को पैसा देते हैं, फिर ये उस आतंकवादी संगठन को पैसा देते हैं जिससे अमेरिका की दुश्मनी है, फिर ये लोग उसी पैसे से बम खरीद करके अमेरिकी सैनिकों को मारते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चक्कर चलता रहता है। अमेरिका पाकिस्तान का यूज़ करता है, पाकिस्तान अपने आईएसआई का यूज़ करता है, आईएसआई जो है अपने आतंकवादी संगठनों का यूज़ करते हैं, और आपस में जो है अमेरिका को ही जो है ठोका जाता है इसके अंदर। तो इस तरह से जो है ये सर्कल चलता रहता है इसके अंदर। तो जो है अमेरिका आतंकवादी संगठनों को उड़ाने के लिए उसी का समर्थन लेती है जो आतंकवादियों को पैदा करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद में इसी की वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद में कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा मजबूती से कायम रहने के क्या कारण है, इतना होने के बावजूद भी वहाँ की जनता वोट देने जाती है, वहाँ पर चुनाव वगैरह कराए जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भाई पाकिस्तान में जो है आज़ादी और साहसी प्रेम बहुत मजबूत है। लोग वहाँ पर आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है, साहसी प्रेम है। पाकिस्तान में क्या मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है, वहाँ पर कई सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं जो मानव के अधिकारों की बात करती हैं। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान की कैसी हालत है और लोकतंत्र वहाँ पर क्यों मजबूत नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मैं समझा पाने में सफल रहा हूँगा। आगे बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में आप लोग ज़्यादा खबर ही नहीं सुनते हो कि नेपाल छोटा सा देश है, अधिकतर तो उसके अंदर हिमालय के पहाड़ी वगैरह, पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है, और तो इसलिए ज़्यादा ही खबरों में रहता नहीं। फिर भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्या बात है कि भाई नेपाल में लंबे समय तक क्या रहा है, राजतंत्र रहा है, और लोकतंत्र के समर्थकों ने जद्दोजहद चलती रहती है हमेशा, ठीक है। अब वहाँ राजनीतिक में माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए हैं। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच में लंबा संघर्ष चला है, ठीक है, लोकतंत्र के लिए। 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करता है और किसकी स्थापना करता है, लोकतंत्र की स्थापना करता है। और 2015 में क्या बनाया जाता है, नया संविधान बनाया जाता है। नेपाल तो जस्ट अभी ग्रो ही कर रहा है, ठीक है। ये आपका नेपाल का क्या हो गया दोस्तों, झंडा हो गया। तो नेपाल इतना कोई प्रॉब्लम वाला देश नहीं है, ठीक है। नेपाल की जो शासन व्यवस्था बिल्कुल बैलेंस रहती है। अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, श्रीलंका के बारे में। ये देखिए आपका श्रीलंका हो गया। तो देखिए श्रीलंका में को 1948 में क्या आज़ादी प्राप्त हुई थी। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंगली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। पूरे दक्षिण एशिया के अंदर अगर कोई टक्कर दे पाता है भारत को तो वो केवल श्रीलंका देश ही था, ठीक है। श्रीलंका की करेंसी भी बहुत मजबूत थी भारत से। श्रीलंका का
अब कितने भी अगर इंडेक्स वगैरह देखो, HDI एक इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें श्रीलंका की हालत हमसे बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में श्रीलंका की हालत हम सब पूरे सबसे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो है वहाँ पे श्रीलंका के अंदर दो निर्जातीय समुदाय पाए जाते हैं, एक तो आपके सिंगली, एक आपके तमिल। तो इनके बीच में हमेशा क्या रहता है, विवाद चलता रहता है सत्ता के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, वहाँ पर कई सारे गृह युद्ध वगैरह होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या बना रहता है, संघर्ष बना रहता है। सिंगली समुदाय के मूल निवासी थे तथा तमिल जो भारत से आकर के श्रीलंका में बस गए। तमिल वो लोग थे जो दक्षिण भारत से अंग्रेजों द्वारा चाय बागानों में काम करवाने के लिए श्रीलंका लेके गए थे। ये संख्या में बहुत कम थे तमिल। और जो सिंगली थे वहाँ के मूल निवासी थे श्रीलंका के, और वो संख्या में क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। लेकिन पैसे के मामले में, शक्ति के मामले में जो तमिल थे, जो भारत से गए थे, वो उनकी जो कंडीशन थी काफ़ी स्ट्रांग थी, और जो सिंगली थे उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो इन्हीं मुद्दे को लेकर के जो है सिंगली और तमिलों के बीच में खूब विवाद चला है, खूब गृहयुद्ध चला है, जिसकी वजह से जो है श्रीलंका गृहयुद्ध की चपेट में आ गए, खूब सारे संघर्ष वगैरह होने लग गए, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी जो है उनकी बिल्कुल चरमरा गई। आप लोग याद रखिएगा, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस देश के अंदर क्या होता है, गृहयुद्ध होता है, ठीक है। गृहयुद्ध या किसी प्रकार का संघर्ष वगैरह होता है। वो देश बहुत आगे बढ़ेगा जिस देश के अंदर किसी प्रकार का कोई संघर्ष वगैरह नहीं होता, किसी प्रकार का युद्ध वगैरह नहीं होता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि गृहयुद्ध वगैरह होगा तो सेना हमेशा इन्वॉल्व रहेगी, युद्ध होंगे, हथियार खरीदने पड़ेंगे, ये चीज़ें टूटेंगी, वो चीज़ें टूटेंगी। तो इससे क्या रहता है कि अर्थव्यवस्था भी परेशान हो जाती है, टूरिस्ट वगैरह भी घूमने नहीं आते हैं, कोई इन्वेस्ट वगैरह भी नहीं करता उस देश के अंदर। यही कारण है कि यूरोप के जितने भी आपके स्विट्जरलैंड वगैरह देश हो गए, यहाँ पर लोग घूमने, अब देखिए घूमने जाते हैं तो वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। तो इसलिए जो है ये देश बहुत आगे बढ़ जाते हैं। श्रीलंका जब गृहयुद्ध की चपेट में आया तब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी दोस्तों, ठीक है। तो यही रीज़न है कि श्रीलंका की हालत भी बाद में कैसी होगी, खस्ता होगी। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों तथा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंगली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का क्या किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। सिंगलियों का हमेशा से कहना था कि भाई अलग देश बनाओ, अलग देश बनाओ, सारे संसाधन तमिलों के पास है, जबकि हम लोग जनसंख्या में ज़्यादा, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के जो है कई सारी जो है आपकी संगठन वगैरह बनाए गए। लिट्टे आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, लिट्टे, लिबरेशंस ऑफ टाइगर्स तमिलेलम, इन लोगों ने जो है सिंगलियों को मारना शुरू कर दिया, सिंगलियों ने तमिलों को मारना शुरू कर दिया। फिर कई सारा नरसंहार हो गया श्रीलंका के अंदर। उसके बाद में क्या प्रॉब्लम होती है श्रीलंका के अंदर दोस्तों, वर्तमान में श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब आप लोगों ने हाल फिलहाल की न्यूज़ सुनी होगी कि श्रीलंका ने चाइना से इतना कर्जा ले लिया कि कर्जा चुकाने के लिए, कर्जा का जो ब्याज है वो चुकाने के लिए श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। तो श्रीलंका जो है आर्थिक रूप से क्या हो गया दोस्तों, एक तरह से कंगाल देश हो गया, ठीक है। फिर आप लोगों ने बीच में खबरें भी पढ़ी होंगी कि भाई श्रीलंका के जितने भी नेता वगैरह थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भाग जाते हैं, ठीक है। तो जो है श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। तो श्रीलंका की हालत इतनी ख़राब हो गई। तो इसलिए किसी देश को, कोई देश कितना आगे बढ़ेगा उसका जो है डिपेंडेंट इस बात पे भी है कि उस देश के नेता कैसे हैं, उस देश की जनता कैसी है, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। ये देखिए सिंगली तमिल आपस में किस तरह से जो है सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है श्रीलंका के अंदर। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, 1987 में भारतीय सरकार जो है श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई थी। ये वही टाइम था जब राजीव गांधी भारत के अंदर जो है अपना शांति सेना भेजते हैं एक तरह से श्रीलंका के अंदर। फिर बाद में जो लिट्टे वाले जो है राजीव गांधी को जो है उड़ा देते हैं बम से, ठीक है। तो ये सब उसी समय का कहानी है। उसके बाद में और क्या प्रॉब्लम है दोस्तों कि भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए सेना भेजा था। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने खास पसंद नहीं किया था और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस बुला ली थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देशों ने जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका निभाई दोस्तों, ठीक है, ये मीडिएटर बने। अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुआ और क्योंकि 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया दोस्तों। लिट्टे वही है जिसने जो है राजीव गांधी जी को जो है आत्मघाती बम से उड़ाया था। तो लिट्टे को जो 2009 में बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जिससे कि जो है संघर्ष श्रीलंका के अंदर समाप्त हो गया। तो ये आपका श्रीलंका के बारे में था दोस्तों कि किस तरह से एक उभरता हुआ आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला देश जो है किस तरह से जो है आपका जो है कर्जे के चंगुल में फंस जाता चीन के, ठीक है। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, बांग्लादेश की भी हालत इस समय बहुत ख़राब हो चुकी है। आप लोगों ने हाल फिलहाल की न्यूज़ सुनी होगी कि जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी, वो आंदोलन के चलते देश छोड़ करके जो है दूसरे देश की शरण में। तो बांग्लादेश की भी हालत बहुत ख़राब, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही अंग था दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का अंग था।
तो बांग्लादेश को उस समय जो है क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता है दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान। मैप देखिए आप लोग एक बार, ये देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत है। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान को, ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान और ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे, तो ये, तो पाकिस्तान दो भागों में विभाजित है। इसको बोलते थे दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, और इसे बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोलते थे, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर बंगाली लोग ज़्यादा रहते थे, जो बंगाली भाषा बोलते थे, बंगाली संस्कृति। और पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर आपके वहाँ पर भी मुसलमान थे, लेकिन वो लोग उसमें कोई पठान था, उसमें कोई बलूच था। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे ना, वो पूर्वी पाकिस्तान वालों को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक नेता हुआ जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो शेख हसीना जी के पिताजी थे। तो उन्होंने जो है 1971 में जो है आंदोलन शुरू किया और इस बांग्लादेश देश की मांग करी उन्होंने, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और भारत ने जो है आपका मुक्ति वाहिनी सेना बनाई और बांग्लादेश को जो एक अलग राष्ट्र, एक अलग देश बनाया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से जो है 1971 के अंदर बांग्लादेश का क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ। तो 1947 से 1971 तक इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का क्या क्षेत्र बनाया गया। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को थोपे जाने के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान वाले को जो बंगाली पसंद नहीं आती थी और पश्चिमी पाकिस्तान वालों को जो है, पश्चिमी पाकिस्तान वाले को जो है पूर्वी पाकिस्तान वालों की बंगाली पसंद नहीं आती थी और पूर्वी पाकिस्तान वालों को जो है पश्चिमी पाकिस्तान वालों की उर्दू थोपे जाना पसंद नहीं था। इस बात पे लेकर के दोनों के बीच में क्या हो गया दोस्तों, आंदोलन हो गया। इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की क्या मांग उठाई कि भाई हमें भी जो है पॉलिटिक्स के अंदर आने दो, हम लोग को भी जो है शक्ति चाहिए। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग की थी। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जनसंघर्ष का नेतृत्व किसने किया था, शेख मुजीबुर रहमान। याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान जो है शेख हसीना जी के क्या है, पिताजी, और बांग्लादेश के जो है फाउंडर एक तरह से। उसके बाद में 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को क्या मिला, पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर क्या मिल गया दोस्तों, विजय मिल गया, ठीक है। हाँ, अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में नेक्स्ट, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार दिया, उनको बुरा लग गया। उसके बाद में शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया गया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे बांग्लादेश के अंदर क्या हो गया दोस्तों, आंदोलन हो गया, मारकाट मचने लगे दोस्त। लोगों जो है आंदोलन करने लगे कि हमारे नेता शेख मुजीबुर रहमान को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ से जो है आपके पश्चिमी पाकिस्तान से जो है पाकिस्तानी आर्मी जो है आपकी बांग्लादेश के अंदर जाने लगी दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर जो है आर्मी जाने लगी और वहाँ पर जो आर्मी ने जो है गलत काम किए, जनता को जो है गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया दोस्तों, महिलाओं को बलात्कार करने लग गए लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है आपका इंटरवीन कौन करता है, इसके बाद में जो है इंडियन आर्मी जो है बांग्लादेश के अंदर जो है इंटरवीन करती है। बांग्लादेश की जनता को जो है वो भारत की जो आर्मी है वो उनको युद्ध करना सिखाती है, ठीक है। मुक्ति वाहिनी बनाई जाती है ताकि जो ये लोग पाकिस्तानी आर्मी का क्या मुकाबला कर सकें। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में देखने का प्रयास करते हैं। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तानी जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन करने लगे, बहुत सारे रिफ्यूजीज वगैरह भारत के अंदर आने लग गए, ठीक है। अगर आप लोग जहांगीरपुरी वाले एरिया के अंदर दिल्ली के अंदर जाओगे तो वहाँ पर एक बंगाली बस्ती है, तो ये लोग रिफ्यूजीज हैं 1971 युद्ध के, ठीक है। उसके बाद में भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की क्या समस्या आने लग गई। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें क्या दिया, वित्तीय और सैन्य सहायता दी। अब हम लोगों ने जो उनको पैसे से भी मदद की और हम लोगों ने जो उनको सैन्य सहायता भी दी, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि बांग्लादेश का जो है निर्माण हो। क्योंकि अगर निर्माण नहीं होगा तो जितने भी रिफ्यूजीज भारत के अंदर भाग कर आए हैं वो लोग फिर वापस जाएंगे ही नहीं, फिर वो हमारी जिम्मेदारी बन जाएंगे। एक तो ऑलरेडी हमारे पास इतनी पॉपुलेशन, उनको खाना खिलाना, उनके लिए रोजगार और दोबारा फिर बर्डन बन जाएगा। तो इस वजह से जो है भारत सरकार ने समर्थन किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान ने हम पर ये बोलकर युद्ध कर दिया कि पाकिस्तान कह रहा था कि तुमने जो है बांग्लादेश को भड़का रहे हो हमारे खिलाफ। तो हम लोग ने भी बोला कि भाई ठीक है, तेरे को अगर ऐसा लगता है तो आजा, भिड़ ले, दो हाथ हो जाते हैं। फिर 1971 में जो हम लोगों ने मजा सिखाया पाकिस्तानी आर्मी को, ठीक है। विश्व इतिहास में पहली बार हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है किसी आर्मी के कम से कम 70-80 हज़ार सैनिकों को हम लोगों ने क्या करा दिया दोस्तों, हम लोगों ने जो है उनको
अपने सामने समर्थन वो करवा दिया दोस्तों, सरेंडर करवा दिया। उसके बाद में युद्ध की समाप्ति, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण, एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश की निर्माण। फिर हम लोगों ने बोला बधाई हो, बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। उसके बाद में दोस्तों बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक क्या बनाया, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, जिस तरह से हम लोग सेकुलर हैं, ठीक है, हाँ, लोकतांत्रिक भी बनाया और समाजवादी देश घोषित कर दिया। बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर जो है बांग्लादेश के अंदर आंदोलन हुए और आंदोलन के बाद से जो है बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी वो देश छोड़कर दूसरे देश जा चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका बांग्लादेश के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है बांग्लादेश के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, जो हिंद महासागर के अंदर स्थित है, जिसका नाम है मालदीव, ठीक है। तो मालदीव के बारे में हम लोग बात करेंगे। मालदीव देखिए, दिखाऊँ आप लोगों को मालदीव किधर है, ये देखिए मालदीव आपका, आप जब दक्षिण भारत केरला से नीचे आओगे ना तो ये आपका बिंदी बिंदी से जितने भी देश दिख रहे हैं ना, ये सब मालदीव है, ठीक है। तो मालदीव जो है वो टापू वाला देश है, ठीक है। तो मालदीव के बारे में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए मालदीव 1968 तक क्या था, सल्तनत हुआ करता था। ये 1968 में एक गणतंत्र बना और शासन की अध्यक्षतात्मक प्रणाली अपनाई गई यहाँ पर। पहले यहाँ पर सुल्तान का शासन हुआ करता था। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने जो है बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत बोला कि भाई हमारे देश के अंदर जो है कई सारी पार्टीज हो सकती हैं, कोई भी राजनीतिक दल बना सकता है। उसके बाद में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में क्या होने लग गया दोस्तों, डोमिनेंस होने लग गया, प्रभुत्व होने लग गया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र क्या हुआ, मजबूत होने लग गया। जनता बोलने लगी कि हमारे आसपास के देशों में लोकतंत्र है, वहाँ पर जनता चुनाव के माध्यम से अपने शासक को चुनती है, हम लोग भी लोकतंत्र चाहते हैं। फिर यहाँ पर लोकतंत्र आ गया, चुनाव में क्या हो गया, विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई कि भाई विपक्षी भी यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो मालदीव जाना जाता अपने बीचीज के लिए, ठीक है। यहाँ पर मालदीव के पास कोई कच्चा संसाधन वगैरह नहीं, यहाँ पर कृषि वगैरह नहीं होती। मालदीव का जो अर्थव्यवस्था चलता है, वहाँ पर लोग पैसे कमाते हैं तो टूरिज्म से कमाते हैं। किससे कमाते हैं लोग, टूरिज्म से। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, मालदीव के बीच वगैरह, होटल्स वगैरह बहुत फेमस है। उसके बाद में दोस्तों कि मालदीव के साथ भारत के संबंध क्या है, सौहार्दपूर्ण तथा अच्छे हैं। लेकिन वर्तमान में जो है हमारे संबंध मालदीव के साथ बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में जो मालदीव के सरकार है ना, वो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो चाइना की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने बीच में भी कंट्रोवर्सी सुनी थी कि मोदी जी जो है लक्षद्वीप के बीच में बैठे, जिसके बाद से जो है मालदीव को सबसे ज़्यादा पैसा जो है इंडियन टूरिस्ट ही देते हैं, क्योंकि इंडियंस ही सबसे ज़्यादा मालदीव के अंदर घूमने जाते हैं। तो वो हमारे टूरिज्म से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं। तो इसलिए मोदी जी ने लक्षद्वीप में जा करके जो है बीच के किनारे कुर्सी बिठाकर बैठे। उसके बाद में सारे जितने भी टूरिस्ट वगैरह हैं वो मालदीव ना जा करके कहाँ घूमने लग गए। हमारे पास भी तो एक से एक बीचेस वगैरह हैं, अंडमान में जाइए, निकोबार जाइए, लक्षद्वीप जाइए। तो जिसके बाद से जो है कि भारत के जितने भी पर्यटक वगैरह थे वो मालदीव जाना बंद कर दिए और मालदीव की अर्थव्यवस्था हो गई ठप। तो उसके बाद से मालदीव को अकल आ गई कि भाई चाइना की तरफ नहीं जाना है, हमें इंडिया की तरफ जाना है, ठीक है। हाँ, मुसीबत पड़ेगी तो भारत पड़ोस में, भारत हमारी मदद करेगा, ना कि चीन मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में 1988 में मालदीव के भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ क्या भेजी थी, सेना भेजी थी। भारत ने कई बार मदद किया है अपने पड़ोसियों का, लेकिन पड़ोसी समझते नहीं है। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी क्या हम लोगों ने बहुत सारी सहायता की उन लोगों की, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अब ये देखिए मालदीव के अंदर जो 60% लोग काम करते हैं ना होटल्स के अंदर, होटल मैनेजमेंट के अंदर, वो सब कौन है, भारतीय हैं। भारत के लोग ही जाकर के मालदीव के अंदर काम करते हैं। ये जितने भी इन्होंने बना रखे ना झोपड़ी वोपड़ी, ये सब भारत के लोग ही बनाते हैं वहाँ पर जाकर। लेकिन उसके बावजूद भी इनको कौन पसंद आता है, इनको चीन पसंद आता है। और चीन क्या कर रहा है दोस्तों, चीन आप लोगों को बताऊँ क्या कर रहे हैं। चीन कर रहा है कि जितने भी पड़ोसी देश है ना भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाहे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, तो इन सबको जो है चीन दबा करके कर्जा दे रहा है। क्या दे रहा है दोस्तों, कर्जा दे रहा है। चीन का एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं BRI, ठीक है दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसकी सहायता से जो है ये भारत से दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा चीन कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उन सबको क्या दे रहा है, कर्जा दे रहा है, ठीक है। और कर्जे के चंगुल में फंसा करके जो है वो उनकी ज़मीनों को क्या कर रहा है, हड़प रहा है। जैसे कि श्रीलंका के उसने कई सारे द्वीपों को जो है खरीद लिया एक तरह से, फिर मालदीव के कई सारे द्वीपों को खरीद लिया है। पहले तो दबा कर कर्जा देगा, ठीक है। और इतना कर्जा दे देगा कि सामने वाला जो होता है कर्जदार बन जाता है, कि उसको जो है कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीन ने किया है, ठीक है। उसने जो है मालदीव को इतना कर्जा दिया कि मालदीव के बस की नहीं कि वो चीन का कर्जा चुका सके। तो मालदीव जो है भारत की तरफ नजरें गड़ाए बैठा कि भारत अब हमारी मदद करे, ठीक है। तो यही होता है इनके साथ में। उसके बाद में ये हो गया दोस्तों। तो ये हमारे जो संबंध काफ़ी ठीक है मालदीव के साथ,
बिगड़ गए थे, लेकिन अब मालदीव को अकल आ चुकी है। अब हम लोग को समझना है कि भाई भारत के दक्षिण एशिया भारत के दक्षिण एशिया में क्या भूमिका है, ठीक है। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, दक्षिण एशिया के भूगोल में भारत के बीच में स्थित है। भारत बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। कुछ छोटे देशों का मानना है कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। कुछ लोगों को लगता है कि भारत जो है जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, उनको लगता है कि भारत जो है कई बार मनमानी करता है, ठीक है। वो अपने सामानों को जो है हमारे मार्केट के अंदर ला करके बेचता है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, है ना, साफ्टा का मतलब होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। हाँ, यानी ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट बनाया जाता है। उसके बाद में छोटे देशों को भय है कि भारत उनके समाज और राजनीतिक पर क्या डाल रहा है, असर डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है कि भारत का मानना है कि इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने में राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादातर बेहतर होगा। भारत नहीं चाहता है कि दक्षिण एशिया के देशों में अस्थिरता पैदा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, प्रभाव मिलेगा। भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि हम लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तभी हमारे लिए फ़ायदा। अगर हम लोग आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे तो बाहर वाले को मौका मिलेगा इस क्षेत्र के अंदर घुसने का, जो चीन कर रहा है दोस्तों। चीन यही तो देखता है, वो चीन फ़ायदा उठाता है भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों का। चीन जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अगर भारत पाकिस्तान के संबंध ठीक हो जाए तो तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोग को, है ना। हम लोग आपस में ही मसलों को निपटा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों चीन और अमेरिका का इस क्षेत्र के अंदर हमेशा क्या रहता है, दबदबा रहता है, ठीक है। वो लोग जो है इस क्षेत्र को बहुत ध्यान से देखते हैं। चीन और अमेरिका की दक्षिण एशिया की राजनीति में क्या रहती है, अहम भूमिका रहती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के संबंध में क्या हुए, बेहतर हुए हैं। अब चीन हमारे साथ थोड़ा सा ठीक रहता है। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है। यह भारत चीन संबंधों में क्या एक बड़ी कठिनाई है। चीन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध क्या किए हैं, बेहतर किए हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों भारत और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुए हैं। उदार आर्थिक नीतियां अपनाई गई, इससे दक्षिण एशिया में क्या है, अमेरिकी की भागीदारी क्या है, बढ़ी है। आप लोग एक बार इस वाले उसको देखिए, कार्टून को, ये देखिए। इन देशों को आप मानिए, ये भारत हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये आपका भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो देखिए चाइना है, चाइना किस तरह से खड़ा होकर के जो है इनको देख रहा है, ठीक है। एक तरह से चाइना अपना सामान ले जाकर के इन देशों के अंदर बेचता है और उनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि भारत के अंदर भी चाइना का बहुत सारा सामान हम लोग खरीदते हैं। ना केवल हम ही लोग खरीदते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी। तो एक तरह से हम लोग इनके लिए मार्केट हैं, क्या है दोस्तों, मार्केट हैं। इसलिए हम लोग को अपने स्वयं का सामान बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का चैप्टर जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं समझा पाया हूँ अच्छी तरह से, आप लोग का ध्यान आकर्षित कर पाया हूँ दोस्तों। अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है, आप लोग को बेनिफिट फील हुआ है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसकी भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दक्षिण एशिया के अंदर दोस्तों जो है इस साल काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं हर देश के साथ, तो हो सकता है पूरी लगभग संभावना है कि इस चैप्टर से आपके काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, करंट से रिलेटेड करके। इसलिए जो है इस चैप्टर से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज़ की वीडियो 3 नंबर 4 नंबर की जितने भी मार्क्स वगैरह से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग बस वीडियो को देखिएगा।